Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. Welcome back to our channel. First of all, happy independence to all of you. स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका यूजीसी नेट एग्ज़ाम पेपर 1 के लिए आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 5, जिसमें कि हम आपके 25 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ये 25 क्वेश्चंस आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल क्वेश्चंस आपके लिए प्रूव होंगे। आज जो हम क्लास कर रहे हैं ये आपकी इंडिपेंडेंस डे स्पेशल क्लास है, क्योंकि आज इंडिपेंडेंस डे है। एज आई एम नॉट वेल टुडे बट स्टिल इंडिपेंडेंस डे की वजह से मैं आपकी क्लास ले रही हूँ। सो प्लीज़ वीडियो को विदाउट स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें। एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हम अपनी जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। Okay guys, so without wasting much more time, let's move towards our topic. So let's get started. देखिए कि सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अपने आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को। So the first question says that from the given 4 statements, यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको 4 स्टेटमेंट्स प्रोवाइडेड हैं। आपको सिलेक्ट करनी है 2 विच कैन नॉट बी ट्रू, जो कि सही नहीं है बट येट बोथ कैन बी फॉल्स, या फिर दोनों फॉल्स हो सकती हैं। ठीक है, या तो दोनों सही हो सकती हैं या फिर दोनों फॉल्स हो सकती हैं। आपको स्टेटमेंट चूज़ करना है। तो पहले हम स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। सो स्टेटमेंट्स आर, आपको राइट पेयर चूज़ करना है। ऑल मैन आर मॉर्टल, यहाँ पर आपसे कहा है कि सारे ही इंसान जो हैं, आदमी हैं, वो मॉर्टल होते हैं। आप सभी को पता है कि मॉर्टल का मतलब होता है अमर, तो सारे अमर तो नहीं हो सकते। ठीक है, सम मैन आर मॉर्टल, कुछ मैन मॉर्टल हो सकते हैं, कोई भी इंसान अमर नहीं होता। या फिर सम मैन आर नॉट मॉर्टल, और कुछ मैन जो हैं वो वहाँ पे मॉर्टल नहीं होते। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ कि आप यहाँ पर हम जो 2 स्टेटमेंट चूज़ करेंगे वो रहने वाले हैं आपकी कि सम मैन आर मॉर्टल, कुछ इंसान अमर होते हैं, बट सम मैन आर नॉट मॉर्टल, और कुछ मॉर्टल नहीं होते। लेकिन कहो कोई मॉर्टल नहीं है या फिर सारे मॉर्टल हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, सेकेंड एंड फोर्थ। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट अ साइलोजिज्म मस्ट हैव, जो साइलोजिज्म है उसमें क्या होता है आपके 3 टर्म्स, 4 टर्म्स, 6 टर्म्स या 5 टर्म्स। तो सबसे पहले एक बार जान लेते हैं कि साइलोजिज्म होता क्या है। तो ये जो आपका साइलोजिज्म है ये एक तरह का लॉजिकल आर्ग्यूमेंट होता है। ये आपका एक तरह का लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स होता है, ठीक है, जो कि अप्लाई करता है आपकी डिडक्टिव रीजनिंग को। डिडक्टिव रीजनिंग को अप्लाई करता है ये आपका लॉजिकल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, और फिर क्या क्या करता है, फिर ये एक कंक्लूज़न पर पहुंचता है जो कि आपका बेस्ड होता है प्रोपोजिशंस पर। जो कंक्लूज़न होता है वो आपका प्रोपोजिशंस पर बेस्ड होता है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं, जैसे कि आपके जो असर्शन रीज़न वाले क्वेश्चंस होते हैं, जैसे आपने देखा होगा काफ़ी बार मैंने आपसे क्वेश्चन पुटअप किया है, असर्शन दिया होता है, रीज़न दिया होता है, को देखना होता है कि जो असर्शन में बात की गई है उसको रीज़न फॉलो कर रहा है या नहीं, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का या नहीं। तो यही आपका साइलोजिज्म कहलाता है। तो यहाँ आपसे पूछा है कि जो साइलोजिज्म है ये कितनी टर्म्स होती हैं इसमें, अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपकी 4 टर्म्स आर देयर।
आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट कॉपुला इज़ द पार्ट ऑफ प्रोपोजिशन। कॉपुला जो है वो प्रोपोजिशन का एक पार्ट है जो कि डिनोट करता है रिलेशनशिप बिटवीन। देखिए सबसे पहले अगर हम कॉपुला की बात करें तो ये जो कॉपुला है ये आपका एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है लिंक या फिर हम टाई बोल सकते हैं। तो वहाँ से इस लिंक और टाई वर्ड से जो है ये लैटिन वर्ड से ये आपका कॉपुला डिराइव हुआ है, जिसका आपको मतलब सभी को पता है जोड़ना होता है कि किसी चीज़ को किसी हम कह सकते हैं कि दो डिफरेंट थिंग्स को कनेक्ट करना। ठीक है, इसको लिंकिंग वर्ब के नाम से भी जाना जाता है कॉपुला को। ठीक है, लिंकिंग वर्ब के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि ये जो कॉपुला है ये प्रोपोजिशन का तो एक पार्ट है, लेकिन ये किन दो चीज़ों में रिलेशन बताता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि दो चीज़ों को आपस में जोड़ता है, तो क्या वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, नोन या अननोन है, मेजर प्रेमिसेस या फिर माइनर प्रेमिसेस या फिर सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। तो ये जो कॉपुला होता है ये बेसिकली मैंने अभी आपको बताया कि ये लिंकिंग वर्ब है और ये आपके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच के रिलेशन को डिनोट करता है। आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन नंबर 29 सेज दैट ई डिनोट्स। अब यहाँ पर ये जो ई है ये किसको डिनोट करता है? यूनिवर्सल नेगेटिव प्रोपोजिशंस को, पर्टिकुलर अफर्मेटिव प्रोपोजिशंस को, यूनिवर्सल अफर्मेटिव प्रोपोजिशंस को या पर्टिकुलर नेगेटिव प्रोपोजिशंस को। देखिए ये जो टर्म्स हैं ये थोड़ी आपको न्यू लग रही होंगी, इसलिए मैं थोड़ा सा इनको डिस्क्राइब कर देती हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल से समझाऊंगी। ये जो हमने भी फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो स्टेटमेंट वाला किया था वही जो है उसमें जो स्टेटमेंट्स प्रोवाइडेड होती हैं वही आपकी यूनिवर्सल नेगेटिव प्रोपोजिशन, पर्टिकुलर अफर्मेटिव प्रोपोजिशन, यूनिवर्सल अफर्मेटिव प्रोपोजिशन और पर्टिकुलर नेगेटिव प्रोपोजिशंस कहलाती हैं। एग्जाम्पल देख लेंगे। अगर हम बात करें यूनिवर्सल नेगेटिव प्रोपोजिशन की तो यहाँ पर आपका जैसे एग्जाम्पल आ जाएगा कि नो सेलेस्टियल बॉडीज़ आर स्टेटिक। ठीक है, कोई भी सेलेस्टियल बॉडी स्टेटिक नहीं है, तो ये आपका यूनिवर्सल प्रोपोजिशन है। ठीक है, सेलेस्टियल बॉडी आपकी यूनिवर्सल है। नेक्स्ट पर्टिकुलर अफर्मेटिव प्रोपोजिशन की अगर हम बात करें तो यहाँ आपका एग्जाम्पल आ सकता है जैसे सम फ्रूट्स आर बिटर। कुछ फ्रूट कड़वे होते हैं, लेकिन सारे ही फ्रूट कड़वे ऐसा तो नहीं है, तो ये आपके पर्टिकुलर अफर्मेटिव प्रोपोजिशन में आता है। नेक्स्ट आपका यूनिवर्सल अफर्मेटिव प्रोपोजिशन आता है और यहाँ पे जो बात होती है वो ये होती है कि जैसे मान लीजिए ऑल साइंटिफिक थ्योरीज, जितनी भी साइंटिफिक थ्योरीज होती हैं उनको इम्प्रूव किया जा सकता है यार, इम्प्रूव एबल। तो यही जो है ये आपका यूनिवर्सल अफर्मेटिव प्रोपोजिशन है। बात करें अगर हम पर्टिकुलर नेगेटिव प्रोपोजिशन की तो यहाँ पर आता है आपका कि सम केमिकल्स आर नॉट टॉक्सिक, कुछ केमिकल्स टॉक्सिक नहीं होते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब हमें बताना है कि ये जो ई है ये आपका डिनोट किसको करता है। तो ये ई आपका डिनोट करता है यूनिवर्सल नेगेटिव प्रोपोजिशन को। आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन इज दैट ए इज़ द फादर ऑफ सी। ए जो है वो सी का फादर है, डी जो है वो बी का सन है, ई जो है वो ब्रदर है ए का, सी जो है वो सिस्टर है डी की। तो बी ई से कैसे रिलेटेड है, तो हम एक बार ना सारे टर्म्स लिख लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा है इसको देखते हैं। यहाँ पर हमारी बात हुई है कि ए जो है वो फादर है सी का। ठीक है, तो ए जो है वो सी का फादर है, तो सी हम लिख लेते हैं और जो फादर होंगे वो एक पीढ़ी ऊपर जाते हैं, तो हम यहाँ पर ए लिख लेंगे। पता चल रहा है कि सी ए जो है वो सी का फादर है। फिर यहाँ पर डी की बात कर लेते हैं और ये जो डी है ये बी का बेटा है।
ठीक है, अब हमें इसका तो पता चल गया कि ये आपका मेल है, लेकिन हमें इसका नहीं पता अभी कि ये क्या है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि ई जो है वो ए का ब्रदर है, यानी कि हम यहाँ पे चलेंगे तो ये दोनों कौन है आपस में, भाई भाई हैं। ई प्लस का जो साइन होता है वो ब्रदर्स को दिखाने के लिए यूज़ होता है। तो ई और ए जो है वो भाई भाई हैं, क्योंकि ए जो है वो फादर है किसी का और यहाँ पे ई ब्रदर, तो पता चल रहा है दोनों ही क्या है, मेल हैं। सी, अगर सी जो है वो डी की सिस्टर होगी, अगर ये सिस्टर होगी किसकी, डी की, ठीक है, अब ये भी बहन भाई हो गए, तो बी कैसे रिलेटेड होगा ई से, ये आपको बताना है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये जो ए और बी हैं, ठीक है, अभी मान लीजिए आप सी और डी जब भाई बहन हो गए तो ये जो ए और बी होंगे ये क्लियर है, ऑब्वियसली हस्बैंड वाइफ होंगे। हस्बैंड वाइफ के लिए हम इस एरो का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब जब ए फादर है तो इट इज़ क्लियर, ये जो बी होगी वो आपकी मदर होगी, और ई जो है वो ए का भाई है। तो जब ई ए का भाई है यानी कि जो बी होगी वो इस ई की क्या कौन होगी, भाभी होगी। इट मीन्स द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, सिस्टर इन लॉ। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स विल यू चूज टू प्रिपेयर कोरोप्लाथ मैप ऑफ इंडिया शोइंग अर्बन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो सबसे पहले हम अगर बात करें कोरोप्लाथ मैप क्या होता है, तो जो कोरोप्लाथ मैप होता है ये आपका एक थीमेटिक मैप होता है, ठीक है। थीमेटिक मैप का एक प्रकार होता है जहाँ पर कि जैसे हम कह सकते हैं कि आपका कुछ भी ग्राफ्स पे शो होता है, जैसे हम मान लीजिए कि यहाँ पर हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट बता रहे हैं कि यहाँ इस टाइप से, तो इसको हमने मान लीजिए लाइट कलर का कर दिया, इसको मान लीजिए हमने डार्क कलर का कर दिया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या है, ये इस तरह के जो मैप्स होते हैं वो आपके क्लोरोपैथ मैप्स कहलाते हैं। अब हमसे पूछा ये गया है कि हमें अगर क्लोरोपैथ मैप को प्रिपेयर करना है तो हमें इनमें से किसको यूज़ करना होगा, क्या क्वार्टाइल्स को, क्या क्विंटाइल्स को, मीन और एसडी को, ब्रेक पॉइंट को। तो जब हम बात करते हैं क्लोरोपैथ मैपिंग की तो वहाँ हम क्वार्टाइल्स का यूज़ करते हैं। क्वार्टाइल्स की अगर हम बात करें तो ये आपकी एक वैल्यू होती है जो क्या करती है, जो आपकी डिवाइड करती है अ पार्ट ऑफ डेटा, ठीक है, डेटा के पार्ट को डिवाइड करती है 4 ग्रुप्स में, और ये जो ग्रुप्स होते हैं ये आपके इक्वल ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। और तो हम कह सकते हैं कि इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस में ये क्या करता है, क्वार्टाइल्स आपका डिवाइड करता है। इसीलिए जब हम क्लोरोपैथ मैपिंग को तैयार कर रहे होते हैं वहाँ हम क्वार्टाइल्स का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट which of the following method is best suited to show on a map the type of crops being grown in a region। अब किसी भी एक रीजन में किस तरह की क्रॉप उग रही है ये बताने के लिए हम कौन से मैप का इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम एक बार इन सारे मैप को देख लेते हैं। देखिए क्लोरोपैथ का तो मैंने बता दिया कि जब आपको किसी का रेशियो, किसी का रेट बताना है, ठीक है, तब आप इस क्लोरोपैथ मैप का इस्तेमाल करते हो। कोरोक्रोमेटिक मैप की हम कोरोस्केमेटिक मैप हम देख लेते हैं। यहाँ इस कोरोस्केमेटिक मैप की अगर हम बात करें तो इस कोरोस्केमेटिक मैप को हम यूज़ करते हैं ग्राफिकल जो हमारे फेनोमेना होते हैं उनको शो करने के लिए। ग्राफिकल फेनोमेना में मान लीजिए जैसे आप लोग सॉइल को शो करें, लैंड का कितना यूज़ है उसको शो करें, आप अपनी वेजिटेशन को शो करें, तो इसको शो जो ये ग्राफिकल फेनोमेना इनको शो करने के लिए क्लोरोस्केमेटिक मैप का यूज़ तो होता है, लेकिन कैसे होता है तो आपका कार्टोग्राफिक सिंबल्स के द्वारा होता है, ठीक है। सिर्फ वेजिटेशन देख के आप इस आंसर को नहीं लगा सकते। कार्टोग्राफिक सिंबल्स होते हैं, उनके यूज़ से आपका
इनको डिनोट किया जाता है। जैसे मान लीजिए कहीं आपने देखा होगा कि आपको ट्रायंगल में लिखा होता है कि ये क्या है, आपका लैंड है, ठीक है। कहीं आपके सर्कल होते हैं वो बताते हैं आपकी यहाँ की ये वेजिटेशन है, कहीं आपके डॉट होते हैं, ठीक है, इस टाइप से ही बता देते हैं कि ये आपका सॉइल है। तो ये जो सिंबल्स होते हैं ये कहाँ यूज़ होते हैं, कोरोस्केमेटिक मैपिंग में यूज़ होते हैं। नेक्स्ट जो आपका आइसोप्लेथ है, तो आइसोप्लेथ में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपका ये मैप है, मान लीजिए ये आपका मैप है, यहाँ से इस टाइप से मान लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट, तो यहाँ पर इन पॉइंट्स को जो ज्वाइन किया जाता है ये, तो ये इस टाइप पॉइंट्स को ज्वाइन करने की जो ये प्रोसेस होती है, इसी को आइसोप्लेथ मैप में ये किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपके इस पॉइंट से इस पॉइंट को आपको मिलाना है, ठीक है, यहाँ से आप ऐसे करके इधर साइड मिला रहे हो, ठीक है, यहाँ पे इस टाइप से आप ये मैपिंग जो कर रहे हो, तो ये यहाँ से यहाँ मिलाया आपने, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट है, इसको यहाँ मिला दिया, इसको यहाँ मिलाया, इसको, तो यही जो है ये आपकी आइसोप्लेथ कहलाती है। नेक्स्ट आपका कोरोक्रोमैटिक मैप है। तो ये जो कोरोक्रोमैटिक मैप होते हैं ये आपके एरिया क्लास को शो करते हैं, ठीक है, इनको मोसेक मैप भी कहा जाता है और इनका इस्तेमाल किया जाता है डिफरेंट टाइप की सॉइल, रॉक्स और वेजिटेशन को शो करने के लिए, यानी कि अब आप क्रॉप को शो करने के लिए कोरोक्रोमैटिक यूज़ मैप का इस्तेमाल करेंगे। आई होप आपको आंसर जब आप क्रॉप को कितनी क्रॉप मतलब कितने तरह की क्रॉप हो रही है, तो यहाँ पर तो आप मैप बनाएंगे ना कि 2 टाइप्स की है, 3 टाइप्स की है या 4 टाइप्स की है इक्वल पार्ट में, तो ये आपका कोरोप्लेथ मैप होगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सॉरी, क्रॉप देखकर थोड़ा वेजिटेशन पे चले गए थे, लेकिन वैसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पूछा है कि कितने तरह की क्रॉप जो है वो उग रही है किसी एरिया में, तो इसके लिए हम क्लोरोप्लेथ मैप का यूज़ करते हैं। अ रेशियो रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन, अब जो आपका जो रेशियो होता है, जो कि रेशियो किसके बीच में रिलेशन बताता है, क्या पार्ट और पार्ट के बीच में, पार्ट एंड होल के बीच में, होल एंड होल के बीच में, या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑल ऑफ द अबव। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट आउट ऑफ द 4 नंबर्स, अगर हम 4 नंबर की बात करें, ये जो 4 नंबर्स आपको यहाँ पर प्रोवाइडेड हैं, इन 4 नंबर में से जो एवरेज होगा फर्स्ट 3 नंबर का वो चौथे नंबर का थ्राइस होगा। अगर जो एवरेज है चारों नंबर का वो 5 है, तो 4th नंबर कितना होगा। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ 2। तो जो 4th नंबर होगा वो आपका 2 होगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट कि जो सर्कल ग्राफ्स होते हैं उनका इस्तेमाल क्या शो करने के लिए किया जाता है, कि हाउ वेरियस सेक्शन शेयर इन द होल, हाउ वेरियस पार्ट्स आर रिलेटेड टू द होल, हाउ वन होल इज रिलेटेड टू अदर होल्स, फिर हाउ वन पार्ट इज रिलेटेड टू अदर पार्ट्स। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट ऑन द कीबोर्ड ऑफ कंप्यूटर ईच कैरेक्टर हैज़ एन ASCII वैल्यू तो विच स्टैंड्स फॉर। ये जो आपकी ASCII वैल्यू है इसी की फुल फॉर्म यहाँ पर पूछी गई है। तो इसकी फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आंसर है आपका। ये अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज जो है यही आपकी फुल फॉर्म है ASCII। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट विच पार्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि जो आपका CPU है इसका कौन सा पार्ट जो है वो कैलकुलेशन और डिसीजंस लेने का कार्य जो है वो परफॉर्म करता है। तो हम सभी को पता है दैट इज़ आपका ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन और यहाँ आपसे पूछा है कि DPI स्टैंड्स फॉर फुल फॉर्म ही पूछी है। तो DPI की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो इट इज़ डॉट्स पर इंच।
आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन इज दैट द प्रोसेस ऑफ लेइंग आउट अ डॉक्यूमेंट। प्रोसेस होती है डॉक्यूमेंट को लेआउट करने की विद टेक्स्ट, ग्राफिक्स, हेडलाइंस एंड फोटोग्राफ्स इज इन्वॉल्व इन, किस में इन्वॉल्व होगा? तो द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 and this question says that transform of data from one application to another line is known as dynamic data exchange. Option number D is the correct answer for this question. Question number 41, सॉरी एक्सप्लेनेशन नहीं हो पा रहा है बिकॉज थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, दैट्स वाई, तो सॉरी फॉर दैट। आप क्वेश्चन को रीड कर लीजिए और आंसर्स को मार्क कीजिए। सुनामी अकर्स ड्यू टू, थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम आ रही है, सुनामी अकर्स ड्यू टू मिल्ड अर्थक्वेक एंड लैंडस्लाइड इन द ओशियन, स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक्स एंड लैंडस्लाइड इन द ओशियन, स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक्स एंड लैंडस्लाइड्स इन माउंटेन्स, स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक एंड लैंडस्लाइड्स इन डेजर्ट्स। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक्स एंड लैंडस्लाइड इन ओशियंस। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन सेज दैट विच ऑफ द नेचुरल हैजर्ड्स हैव बिग इफेक्ट ऑन इंडियन पीपल ईच ईयर? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, फ्लड। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट कंपैरेटिव एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी इज टू बी कंडक्टेड फॉर। ऑप्शन नंबर ए, द होल ईयर। Next question number 44. Sea level rise results primarily due to, जो sea level है वो rise करता है results को primarily due to heavy rainfall, melting of glaciers, submarine volcanoes and seafloor spreading. So the correct answer for this question is option number B, melting of glaciers. ग्लेशियर्स के पिघलने से ही जो है वो आपके समुद्र का जो लेवल होता है वो बढ़ता है, और ये किस वजह से? ग्लेशियर्स जो है वो आपके ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मेल्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, द प्लम राइज इन कोल बेस्ड पावर प्लांट डिपेंड्स ऑन, जो प्लम राइज होता है कोल में वो आपका डिपेंड करता है बायंसी पे, एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी पे, या फिर मोमेंटम ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस पर। तो यहाँ हम करेक्ट कोड बताएंगे एंड द करेक्ट कोड इज सेकेंड एंड थर्ड ओनली, और सेकेंड और थर्ड में हमारा बात की गई एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी और एग्जॉस्ट गैसेस के मोमेंटम की। वैल्यू एजुकेशन जो है वो एक बच्चे को कैसा बनाता है, एक स्टूडेंट को, ठीक है। अगर आपको वैल्यू दे दी जाए और आपको नॉलेज ना हो तो आप बिजनेसमैन कैसे बनेंगे, है ना। आपके पास वैल्यूज़ तो हों लेकिन आपको पता ही ना हो, आपको कैलकुलेशन ही ना आती हो, तो आप बिजनेसमैन नहीं बन सकते, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। पॉपुलर टीचर भी आप सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ से नहीं बन सकते, वहाँ पर नॉलेज का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मैनेजर भी नहीं बन सकते, लेकिन आप एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं अगर आप में वैल्यूज़ हैं। तो ऑप्शन नंबर ए। 48, यूनिवर्सिटी विच टेलीकास्ट इंटरैक्टिव एजुकेशनल प्रोग्राम थ्रू इट्स ओन चैनल इज, तो दैट इज़ इग्नू। आप लोगों ने देखा होगा मोस्टली एक बात जो होती है वो इग्नू की ही होती है, लेकिन हर बार इग्नू आंसर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, इसलिए पहले मतलब पढ़ के ही आप आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 says that the government established the University Grants Commission by an act of parliament in. So here the correct option for this question is option number D, 1956. And the last question, and it is universities having central campus for imparting education are called. तो यूनिवर्सिटीज़ जिनके पास सेंट्रल कैंपस होते हैं एजुकेशन को इम्पार्ट करने के, वो क्या है आपके? सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटीज़ हैं, ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। सो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। So that's it from my side. I'll be coming back with some new important questions. वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।
थैंक्स, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।